रखा है, ठीक है? और यहाँ आपने इसके ऊपर गैस फिल कर रखी है, ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्या कर रखा है? गैस फिल कर रखा है, ये आपका गैस है और ये आपका लिक्विड है, ठीक? समझना इसको अच्छे से, है ना? इसको समझना आप लोग अच्छे से। सर होगा क्या? होगा क्या? ये जो गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, सर ये लिक्विड के कांटेक्ट में आना सारे में आने दे। अगर लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है सर? और सर ये जो लिक्विड के सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, ये भी लिक्विड को छोड़ के गैस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, होने दे। इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? वेपराइजेशन होगा। यस, तो कंडेंसेशन भी हो रहा है, वेपराइजेशन भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर मान लो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो आप लोग बोलोगे सर जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो किसके इक्वल हो गया है? रेट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल हो गया। बोलो भाई, इक्विलिब्रियम में तो यही होता है ना, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस का रेट सेम हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों प्रोसेस का रेट सेम हो गया, इसके बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद ये जो गैस है, ये इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करती है, उस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। ध्यान समझना। यस, समझ में बात को? हाँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद ये जो गैस है इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करती है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज क्या? वेपर प्रेशर। बोलिए, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात समझिए आप लोग? है ना? और ये जो इक्विलिब्रियम है, आप इस इक्विलिब्रियम को कैसे लिखोगे कि H2O लिक्विड जो है वो H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम है ना? ये पानी है, ये इसके वेपर से पानी है और ये इसके वेपर है। ये गैस ना लिख के आप यहाँ वेपर लिख दो, जरा सही रहेगा, है ना? H2O लिक्विड, H2O गैस या H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है। इसको आप लोग इस तरह से लिखा सकते हो, है ना? और ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है वो कंडेंसेशन है और जो नीचे वाला डायरेक्शन है, सॉरी उल्टा लिख दिया, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है और जो उल्टी डायरेक्शन है वो कंडेंसेशन है। आगे बोलो। यस, सर ठीक है, सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सर एक पॉइंट मैंने और लिखा है कि लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लो H2O लिक्विड और H2O गैस, ये जो इक्विलिब्रियम है मैं आपसे कहूं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बताओ। Kp क्या होगा? Kp होगा सर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बस। ठीक होगा? अरे सर हम लोग जब Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते, भैया H2O लिक्विड को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को। तो ये तो यहां लिखा है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी को मैं क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर बोलूंगा। हां, मतलब जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है। यस, अरे बोलो तो सही, क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ में आएगा? क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? यस यस यस, हां समझ में आएगा? बोलो बोलो बोलो, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? बहुत बढ़िया सर। एक पॉइंट और लिखा है, देखो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूं इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखें, है ना? ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, वो अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने कंटेनर ले रखा है, उसका शेप ऐसा है, यस, एक और मान लो कंटेनर ले लिया आपने, उसका शेप कुछ और चेंज कर दिया, ऐसा शेप हो गया, इसके अंदर लिक्विड रखा है ना, तो शेप कंटेनर का डिफरेंट डिफरेंट हो गया, यस, मास डिफरेंट डिफरेंट हो गया, लिक्विड अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया, सरफेस एरिया जो है लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो भाई वेपर प्रेशर की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सरफेस एरिया है या फिर कंटेनर का शेप है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हम लोग जल्दी गलती कर देते हैं। याद रहेगा क्या आपको? बोलो। यस यस यस, हाँ, अरे बोलो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो अब सही बात बताओ, आपने कह तो दिया कि टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बताओ टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है? ना एक फार्मूला होता है, टेंपरेचर पे जो डिपेंडेंसी होती है वो कैसे होती है? मैं आपको एक फार्मूला लिखना चाहता हूं। एक फार्मूला होता है जिसको आप लोग बोलोगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, log T2 by T1 is equal to del H upon 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 T2। ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखोगे, है ना? इस फार्मूले को आप लोग याद रखोगे, है ना? और एक चीज और समझो, जब आपका H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे बताओ ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? जल्दी बोलो, ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक? आप बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन है, इसमें बताने की क्या जरूरत है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, आपको टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब यहां पर जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। और मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, मतलब आपने टेंपरेचर बढ़ाया है। अगर T2 माइनस T1 बड़ा है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, log T2 by T1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? भाई ये पॉजिटिव है और T2 बड़ा है T1 से, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो log T2 by T1 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ये ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब T2 by T1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो। log में log 1 होगा ना, अगर log में लिखी हुई वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी log की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। और अगर T2 by T1 बड़ा है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1, मतलब टेंपरेचर बढ़ाया आपने, टेंपरेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ गया। ये T1 और T2 क्या है? ये है वेपर प्रेशर एट टेंपरेचर T2, हां, T2 क्या होगा? ये वेपर प्रेशर है T2 टेंपरेचर पे, और T1 क्या है? वेपर प्रेशर एट टेंपरेचर T1। ये वेपर प्रेशर है किस टेंपरेचर पे? T1 टेंपरेचर पे। तो इससे मुझे पता लगा है कि जो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। टेंपरेचर के ऊपर ये डिपेंडेंसी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद अगला फैक्टर आता है, उसका नाम है नेचर ऑफ लिक्विड, है ना? कि लिक्विड कैसा है? सुनो, जो वेपर प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिस लिक्विड के लिए पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा। आप बोलोगे सर क्यों कम होगा? अरे भाई ऑब्वियस बात है, अगर मान लो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी वेपर कम बनेगी, है ना? लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं तो उसकी वेपर बनना मुश्किल है, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। सिंपल है, मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं H2O और H2 दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आप लोग बोलोगे सर जो H2O होता है इसके पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो। और जो H2 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? सर लैंडन फोर्स। अरे मेरे भाई बता कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है? ये वीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये दूसरा फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है और इस फैक्टर का नाम है नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, तीसरा जो फैक्टर है उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्या कहता है आपका दिल, क्या कहता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ कैसे होना चाहिए? आप बोलोगे बहुत आसान, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा कैसे होगा? आपने कहा सर देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है लिक्विड का, है ना? अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब बॉइल करने के लिए ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा। यस, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसका वेपर बनना मुश्किल है, सीधी सी बात है। भाई एक लिक्विड है जिसको थोड़ा सा टेंपरेचर दिया खटाक से वेपर बना गया, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब उसका वेपर बनना ही मुश्किल है, इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। बोलिए, मैं सही कह रहा हूं क्या? यस यस यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, एक सब्सटेंस अगर मान लो कहीं पर लिखा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, है ना? अगर कहीं पर लिखा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब उसका वेपर नहीं बनेगा ना, उसका वेपर नहीं बनेगा ना, वेपर प्रेशर 0 होगा, ऐसा लिख सकता हूं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, हमेशा ध्यान रखिए।
ठीक है, नॉन वोलेटाइल अगर कहीं पर लिखा है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर 0 है ना। तो ये वो फैक्टर थे, है ना, 3 फैक्टर हो गए। चौथे फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। हम लोग किसकी बात करेंगे, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनेगी। यस, एक ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनेगी उसको मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलूंगा। ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे का जो पूरा चैप्टर है ना वो इसी वाले पॉइंट के इर्द-गिर्द घूमेगा। आगे का जो पूरा चैप्टर है वो इसी पॉइंट के इर्द-गिर्द घूमेगा, इसलिए ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, मैं आओ देखो मैं बताता हूं क्या होगा। मान लो आपके पास एक लिक्विड है, आप बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ना चाहिए। मान लो ये प्योर लिक्विड है ना, ये कैसा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, और इस प्योर लिक्विड की सरफेस के ऊपर, इस प्योर लिक्विड की सरफेस के ऊपर लिक्विड के, इस प्योर लिक्विड के 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मान लो आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सुना क्या किया आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब उसकी वेपर बनेगी नहीं। यस, तो आपने जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो होगा क्या, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर कुछ जगह पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा, है ना भाई, वो भी तो आएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो आएगा, मतलब सरफेस जो है ना उसका कुछ स्पेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब कैप्चर कर लिया, और उसका वेपर बनेगा नहीं। मतलब जो हमारा लिक्विड है उसके कितने मॉलिक्यूल है, आज मान लेते हैं 30 मॉलिक्यूल है, तो इस समय जो वेपर बन रहा था वो 50 मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहा था, और इस समय जो वेपर बनेगा वो 30 मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगा। क्यों, बिकॉज़ सरफेस जो है, यस, जो सरफेस है उस पे कुछ पार्टिकल्स कौन से आ गए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए हैं, जिनकी वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले वेपर 50 मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रही थी, अब वेपर 30 की वजह से बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए यस कि अगर आपने एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हमेशा ध्यान रखना, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, है ना। जो प्योर सॉल्वेंट है, जब वो अकेला सॉल्वेंट था उसमें वेपर ज्यादा बन रही थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर कम बन रही है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। बेटा एक बार खाना करके बताओ क्या ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, बिकॉज़ ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस होंगे जो हमें आगे जाके करने होंगे। यस यस यस, बताइए क्या ये वाला पॉइंट समझ में आएगा आपको, क्लियर क्लियर, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अब हम लोग बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की, हाँ अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं लिख रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशंस, इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन होगा, लिक्विड होगा, और जो हमारा सॉल्यूट होगा, यस, जो हमारा सॉल्यूट होगा सर वो कौन हो सकता है, सर वो लिक्विड भी हो सकता है, यस, वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, और वो हमारा गैस भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। यस, किसके बारे में बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, ऐसा जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में अगर मुझे बात करनी है तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है रॉल्स लॉ। इसको याद रखें, कसम खा लें, भूलोगे नहीं, और कसम मेरी को मत खाना भाई, अपने हिसाब से देखना किसकी खानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। यस, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर एक बार तुमने रॉल्स लॉ समझ लिया ना, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, फिर उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सर बताओ देखें क्या होता है रॉल्स लॉ, आओ। मान लो आपके पास एक कंटेनर है ना, आपने इस कंटेनर में क्या कर रखा है, दो वोलेटाइल लिक्विड रखे हैं, है ना। यहाँ पर है टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अच्छा, वोलेटाइल लिक्विड इसका मतलब इनकी वेपर बन सकती है ना। टू वोलेटाइल लिक्विड्स हैं कौन-कौन से, ए एंड बी, ये दो वोलेटाइल लिक्विड है। लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में वो काई है, और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में वो है काई है, ठीक है। ए की वेपर बनेगी, यहाँ पर वेपर बनेगी, ए की भी वोलेटाइल है तो बी की भी वेपर बनेगी, यस। तो जो ए का वेपर प्रेशर है वो है पीए, जो बी का वेपर प्रेशर है वो है पीबी। जब ए और बी की वेपर बनी तो यहाँ वेपर फेज में जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो है बाई ए, और वेपर फेज में जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो है बाई बी। ये थोड़ा पहली चीज के लिए ध्यान रखना जरूरी है, कौन-कौन सी चीज मैंने क्या क्या लिखी है ना। तो यहाँ पर पीए क्या है ना, पीए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी, यस। आईए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हां ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, हां इन लिक्विड फेज। आईबी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। वाईए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सबसे पहले ये चीज जो नोमेनक्लेचर है, ये जो सिंबल्स हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, पता हो गया सर, ठीक है। अब सर रॉल्स लॉ क्या कहता है, सुनिए मेरी बात, रॉल्स लॉ कहता है और ए सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट ए और बी, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, क्या इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं लिक्विड ए की बात करूं तो जो उसका पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप कांस्टेंट यूज करोगे पी नॉट, और ये पी नॉट क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, हां दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। वहीं पर अगर मान लो मैं बात करूं बी के लिए, लिक्विड बी के लिए, तो जो बी का वेपर प्रेशर होगा ये भी इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट यूज करूंगा जिसको मैं लिखूंगा पी नॉट बी इनटू काई बी। एंड व्हाट इज पी नॉट बी, पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। मेरी बात समझे आप लोग, अरे सर हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है ना, हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर मान लो आपको टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, पी टोटल, है ना, या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको मैं पीएस लिख सकता हूं, तो ये किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। अरे बोलो ना, और यहां से जो पीएस हो जाएगा, पीए किसके बराबर है, पी नॉट काई है प्लस पी नॉट बी काई बी। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मान लो दो ही कंपोनेंट हैं तो जो दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा आईए प्लस आईबी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। बोलो आईए प्लस आईबी वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, पी नॉट काई है प्लस पी नॉट बी, और काई बी क्या लिख सकते हो, माइनस काई लिख सकते हो, यस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आईए के लिए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। आपकी श्रद्धा है, आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हो, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा सर यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे आपको बताना चाह रहा हूं, लेट्स से अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, मैं आपके सामने ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, सर आप बनाना चाहिए तो बनाइए। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे होगा वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे होगा मोल फ्रैक्शन, है ना, समझना इस ग्राफ को बढ़िया से, अच्छे समझना, है ना, इस ग्राफ को अच्छे से समझना। यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो है 0, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का संबंध है। यहाँ पर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो है 1, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0 होगा, यस। अब आप समझो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और बेटा ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो होगा क्या, सर ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज़ ए का वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे जब आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो सर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सर होगा क्या, बी का जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, है ना, और बी का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा। यहाँ ये है पीबी,
यस, अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो किसके इक्वल होगा, पीए प्लस पीवी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, दिस इज पीएस, पीए प्लस पीवी के इक्वल होगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये किसके इक्वल होगा, सर ये इक्वल होगा पी नॉट ए, और ये वाला जो प्रेशर है किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी। क्यों, क्योंकि इस पर ए है ही नहीं तो सारा का सारा वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर के बराबर, यहाँ पर बी है ही नहीं तो सारा का सारा वेपर प्रेशर पी नॉट ए के बराबर। ये ग्राफ है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो ग्राफ होता है ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, समझिएगा। यस, और यहीं पर कई बार ना वो आपसे एक और चीज पूछता है, वो क्या पूछता है आपसे, वो आपसे पूछता है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वो आपसे पूछता है वेपर फेज का कंपोजिशन बताइए। अरे भैया वेपर फेज का कंपोजिशन मतलब समझते हो, वो हमसे ये पूछना चाहता है कि YA और YB की वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन पूछना चाहता है हमसे वेपर फेज में। तो YA का वैल्यू होगा वो होगा P/PS और YB का वैल्यू होगा वो होगा P/PS। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए आप लोग। P क्या होता है, P बराबर होता है P नॉट का ये, और PS बराबर होता है P नॉट का ये प्लस P नॉट का ये। बोलो ये तो है। और PB बराबर होगा किसके बराबर होगा, P नॉट का ये, और PS बराबर होगा किसके, P नॉट का ये प्लस P नॉट का ये। बोलो ना, और YA प्लस YB की वैल्यू कितनी होगी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। बोलना पड़ेगा भाई, क्या चीज समझ में आ रही है आपको, हाँ जी क्या चीज समझ में आएगा पक्का, हाँ एकदम। तो इस वाली चीज पे बेस्ड ना खूब सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बन जाते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो रॉल्स होता है वो एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का, कब, जब जो आपका केस है किसके इक्वल है, पी नॉट के इक्वल है ना। तो रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कई बार ऐसा स्टेटमेंट लिख देता है ना, उस स्टेटमेंट में हम लोग फंस जाते हैं कई बार, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हमें फंसना नहीं है। आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस इसका क्वेश्चन है 2022 जे मेंस का क्वेश्चन है, 28 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, कहता है गैसियस मिक्सचर है ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी अंडर पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.8 atm इज इन इक्विलिब्रियम विद आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन द वेपर फेज, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.5 मतलब YA का वैल्यू 0.5 रखा है, एंड 0.2 लिक्विड फेज मतलब IA है वो रखा है 0.2। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए मतलब P नॉट एक वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी है, और हमसे कह रहा है जो टोटल प्रेशर है PS वो किसके बराबर है, 0.8 के बराबर है। यस यस यस, अब ये तो रखा है, अरे ये तो रखा आज। सर एक बात बताओ YA का वैल्यू क्या होता है, मैंने कहा भाई YA होता है PA/PS। बोला हां सर, तो PA किसके बराबर होता है, P नॉट का IA डिवाइड बाय PS। सर YA का वैल्यू दे दिया 0.5, P नॉट हमें पता करना है। सर IA का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 0.2 और PS का वैल्यू दे दिया सर कितना 0.8। ये तो है सर, ये 4 गुना हो जाएगा, और सर यहां से P नॉट मिल गया कितना 280, कितना मिल गया 280 मिल गया, काम खत्म। बोलो 2022 का क्वेश्चन है, ऐसे बढ़िया ऐसे बताओ तो, अरे कोई बोलेगा क्या, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है सर, ये तो आसान क्वेश्चन था, कोई और कराइए। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2022 का, एक और क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है, देखो लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। देखो ये रखा है P नॉट ए और ये रखा है P नॉट बी। ए और बी का वेपर प्रेशर देखा है, बहुत अच्छी बात है। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब देखो जो दिया है उसको लिख दिया करो बराबर से। P नॉट कितना लिखा है 50 और ना P नॉट कितना लिखा है 100, ए का मोल फ्रैक्शन कितना लिखा है 0.3, बेटा बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.7। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मतलब YB का वैल्यू पूछा है। मेरी बात समझ रहे हो, अरे बोलो तो सही, YB का वैल्यू पूछा है। अब तुम खुद बताओ YB का वैल्यू में अभी आपको बताया था किसके बराबर होगा, PB/PS के बराबर होगा। यस, और सर PB जो है वो किसके बराबर होता है, P नॉट का IB, और PS किसके बराबर होता है, P नॉट का ये प्लस P नॉट का IB। बताओ हर चीज तुम्हारे पास है, हां हर चीज तुम्हारे पास है। P नॉट यहाँ 100, IB कितना, IB यहाँ से 0.7। यस, P नॉट कितना, P नॉट 50, IA कितना 0.3 प्लस P नॉट का IB, कितना हो जाएगा 70। अब बताओ क्या ये कैलकुलेशन कर सकते हो क्या तुम, अरे भाई कैलकुलेशन कर सकते हो ना, और भाई तुम्हारा फाइनल आंसर होगा ये होगा 70, और ये जाएगा 15 प्लस 85 है ना। बोलो 5 से 14 70 और 17 और 14 बड़ा 17 है, और यहाँ का x बड़ा 17 है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा भाई 14 होगा। बस काम खत्म हो गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे निकल जाते हैं। यस 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 यस, मेरी बात समझिएगा। हाँ हाँ बोलना पड़ेगा भाई, कोई बोल दो भाई, समझ में आई हमारी बात। ये था सर रोल्स लॉ, है ना, ये था सर रोल्स लॉ। और ये हमने बात कही